हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग देखते हैं आज हिंदी व्याकरण में क्रिया, और इसमें हम लोग क्रिया की परिभाषा को देखेंगे और इसके जितने भेद होते हैं उसे भी देखेंगे और सबों को हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे। ओके, चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिया की परिभाषा। ठीक है, तो साधारण भाषा में जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जैसे क्या हुआ, खाना, पीना, गाना, रहना, जाना, ये सभी क्या है, क्रिया है। नहीं, इससे कोई कार्य संपन्न होता है। ठीक है, और इसमें सबसे मेन चीज जो है वो कि क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, और धातु से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है। तो अगर हम क्रिया को देखें तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो क्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नहीं, एक किया गया है कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अगर हम लोग कर्म के आधार को देखें तो इसमें क्रिया दो प्रकार की होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का कोई भाग नहीं होता है। सकर्मक क्रिया को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। फिर देखिए रचना के आधार पर हम लोग देखते हैं कि क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सबों को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्या हुए, पहले हम लोग देखते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो वह क्रिया जिसके साथ कर्म उपस्थित होता है उसी हम लोग सकर्मक कहेंगे। स्वकर्मक, कर्म के साथ, या फिर इसको और आसानी भाषा में अगर समझा जाए तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहे, तो दूसरी कि क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति पर पड़ता है या जिस वस्तु पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कहते हैं। ठीक है, देखिए कहता है क्या कि सरल शब्दों में इसको अगर हम और जाने कि और सरलता से देखें तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया का पहचान किया हुआ, इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो कहता है कि क्या, किसको, इस तरह के प्रश्नों का जवाब जिस वाक्य से हमें मिल जाए तो उसे हम सकर्मक कहेंगे। जैसे राम फल खाता है, राम क्या खाता है, राम फल खाता है। सीता गाना गाती है, सीता क्या कर रही है, गाना गा रही है। सुहन पढ़ता है, राम के द्वारा लिखा गया। तो ये सबसे क्या है कि क्या और किसको, इस प्रश्न का जवाब हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये सब वाक्य क्या हुए, सकर्मक वाक्य हुए, सकर्मक क्रिया इसमें है। ठीक है, अब देखिए सकर्मक क्रिया को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक बांटते हैं एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है। देखिए क्रिया में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी भाग हैं, अगर उसके नाम को आप ठीक से याद कर लीजिएगा तो उसकी परिभाषा में कहीं कोई समस्या होगी ही नहीं। जैसे हम देख रहे हैं एक कर्मक मतलब एक कर्म, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे हम लोग एक कर्मक क्रिया कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, राधा खीर खाती है। ठीक है, राधा क्या कर रही है, खीर खाने का काम कर रही है, एक क्रिया कर रही है और एक कर्म है इसमें। तो जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे हम लोग एक कर्म कहते हैं। फिर देखिए दूसरा बोल रहा है द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हो रहा हो उसे हम लोग द्विकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। लता ने मुझे चित्र दिखाई। ठीक है, एक हो गया मुझे, दूसरा हो गया चित्र, तो ये दोनों कर्म हैं। तो लता ने मुझे चित्र दिखाए, तो इस प्रकार देखते हैं कि इसमें दो कर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, द्विकर्मक हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग
अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया क्या हुआ? एकदम नाम से फिर वही कहानी है कि नाम से यह स्पष्ट है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। क्रिया में क्रिया के साथ कर्म अनुपस्थित होता है और क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जबकि सकर्मक में क्या होता है? क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। वाक्य में जब क्रिया के साथ वो कर्म नहीं होता है तो उसे अकर्मक कहते हैं, और वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। इसको और अगर आसान शब्दों में कहिए तो जिन क्रियाओं का कार्य और फल कर्ता पर हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग देखते हैं, जैसे भी आपको हम बताए, अकर्मक मतलब क्या हुआ? अकर्म अर्थात कर्म रहित, कर्म के बिना जिस क्रिया के साथ कर्म न लगा हो उस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है और उसे हम अकर्मक कहेंगे। तो विभिन्न तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे श्याम सोता है, तो श्याम सोता है तो श्याम हुआ कर्ता, सोने का काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। मतलब कि क्रिया का जो फल है, वो कर्म है, वो कर्म किस पे है? कर्ता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये क्या हो गया? आपका अकर्मक क्रिया हो गया। इसमें देखिए सोना है, तो इसमें सोना क्रिया अकर्मक है और श्याम क्या है? कर्ता है। तो सोने की क्रिया उसी पर पूरी हो रही है, अतः सोने का फल किस पर पड़ रहा है? श्याम पर पड़ रहा है। इसलिए यह क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, तो उपर्युक्त वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहां आदि प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अतः जहां क्रिया के साथ इन प्रश्नों का उत्तर न मिले वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन हंसता है, राधा सोती है, नहीं राधा रोती है, मोहन उछलता है। इन सभी वाक्यों में हंसना, रोना, उछलना सब कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। जैसे कि मोहन हंसता है, मोहन हंस रहा है, हंसना हो रहा है कर्म, लेकिन कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। इसका मतलब उसका फल किस पर पड़ रहा है? मोहन पर, कर्ता पर ही पड़ रहा है। इसीलिए ये समझा जाएगा कि इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, यह अकर्मक क्रिया हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग देखे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बाद हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर, क्योंकि तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया ये कर्म के आधार पर हुआ, दो भागों में बांटे हम लोग क्रिया को। लेकिन अब हम लोग रचना के आधार पर क्रिया को बांटेंगे। तो रचना के आधार पर क्रिया को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वहां सामान्य क्रिया होता है। जैसे तुम चलो, तुम चलो, यहां देखते हैं सामान्य क्रिया हो रही है, तुम चलो, सिर्फ एक क्रिया का काम हो रहा है। मोहन पढ़ा, सिंपल सा वाक्य है और एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहें? सामान्य क्रिया कहें। ठीक है, दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया ये सबसे अधिक जो मुख्य क्रिया का जो रूप है वो संयुक्त क्रिया है। तो कहता है 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। 2 क्रिया हो या उससे अधिक हो और उसके मेल से बनी क्रियाएं जो होती हैं उससे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। नहीं तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें इसको कि 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, एकदम पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, तो उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया जो होती है उसको हम लोग रंजक क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया में देख रहे हैं हम लोग कि कम से कम 2 क्रियाएं होंगी। तो 2 क्रिया अगर होगा तो पहला क्रिया जो होगा उसको हम लोग मुख्य क्रिया कहेंगे और दूसरा क्रिया जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रंजक क्रिया कहेंगे।
तो रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ की विशेषता बतलाती है, उसमें कुछ विशेषता ला देता है। रंजक क्रिया क्या करता है? विशेषता लाने का कार्य करता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले गए। दो वाक्य को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। एक लिए हैं मैंने खाना खा लिया और दूसरा वाक्य ले रहे हैं तुम घर चले जाओ। तो संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह होती है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। इसको हम लोग एक और उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे मैं पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो कहता है क्या, इसमें सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहा है। तो हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा बृहद तौर पर पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया का प्रयोग जो होता है हिंदी में बहुत अधिक होता है, इसलिए अब इसकी हम लोग संयुक्त क्रिया का जो भी भेद होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो संयुक्त क्रिया का लगभग 11 भेद है, उसे हम लोग 11 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आरंभ बोधक, दूसरा है अवकाश बोधक, पहला है आरंभ बोधक, दूसरा समाप्ति बोधक, तीसरा है अवकाश बोधक, चौथा अनुमति बोधक, पांचवा नित्यता बोधक, छठा हो गया अवकाश आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो ये 11 प्रकार के संयुक्त क्रियाएं होती हैं और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और क्रिया पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे प्रयुक्त होने वाला जो है वो क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं, इसीलिए इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं आरंभ। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्रिया के भेद को पढ़ रहे हैं आप सिर्फ उसके नाम को याद रखिए, नाम से ही उसको परिभाषित कर लीजिएगा और उसका अर्थ समझ जाइएगा, समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि हम लोग लेते हैं पहले आरंभ बोधक। ठीक है, तो आरंभ बोधक नाम देखिएगा, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहां से नाम से ही स्पष्ट हम लोग देख रहे हैं आरंभ बोधक, आरंभ होना। ठीक है, तो कहता है कि जिस संयुक्त क्रिया से आरंभ होने का बोध हो, आरंभ होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आरंभ बोधक कहेंगे। परिभाषा से और आसान हो जाएगा। वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा, मतलब आरंभ हो रहा है। वह पढ़ने लगा मतलब पढ़ने का शुरुआत कर दिया है, आरंभ कर दिया है। पानी बरसने लगा, ये भी पानी बरसना भी क्या हो गया? प्रारंभ हो गया है। राम खेलने लगा, राम खेलना प्रारंभ कर दिया है। तो ये हुआ आपका आरंभ बोधक। नाम से ही परिभाषा और उसका उदाहरण स्पष्ट है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। आपको याद करने की कहीं कोई चेष्टा ही नहीं करनी है, सिर्फ समझना है इसे आपको। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग समाप्ति बोधक। नाम से स्पष्ट है, समाप्त होना। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, ठीक है, पूर्णता कार्य समाप्ति का बोध हो, वह समाप्ति बोधक कहलाता है। वह खा चुका है मतलब कि काम समाप्त हो चुका है, वो खाना खा चुका है। ठीक है, वह पढ़ चुका है मतलब इसमें भी हम लोग देख रहे हैं क्या है? वह पढ़ चुका है। समाप्ति बोधक सूचक सूचना में प्राप्त हो रही है। पढ़ रहा था, पढ़ना शुरू किया वो, लेकिन वो पढ़ चुका है, वह खा चुका है, राम खेल चुका है। तो ये सब जो है समाप्ति बोधक है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा देखते हैं हम लोग क्या है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। तो जिससे क्रिया को संपन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है, कुछ समय लेता है संपन्न होने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह मुश्किल से सो पाया है, ध्यान दीजिएगा, वह मुश्किल से सो पाया है। सोने का क्रिया जो होता है वो तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जिससे किसी को नींद नहीं आता बहुत ही परेशानी से सोता है, इसमें समय लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकाश बोधक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए अनुमति बोधक। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अनुमति बोधक मतलब कि अनुमति लेना, परमिशन लेना, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। मुझे जाने दो, अनुमति हम बोल रहे हैं, मुझे बोलने दो, अनुमति का है यहां पर। तो अनुमति का जहां जिक्र हो जाए समझिए वो क्या है? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। चलिए पांचवा हम लोग देखते हैं क्या है? नित्यता बोधक, जिसमें नित्यता हो, लगातार चलता रहे, जिससे कार्य की नित्यता
उसे बंद न होने का भाव प्रकट हो, वह क्या हुआ? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया हुआ। हवा चल रही है तो हवा चल रही है, काम जो है वो नित्यता चल रहा है, ये बंद होने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। पेड़ बढ़ता है, सदा जीवन पर्यंत पेड़ बढ़ते ही रहता है, तोता पड़ता है नहीं, राम कुछ भी चीज ऐसा है जो कि नित्यता उसकी कायम है और उसे बंद न होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, मतलब आवश्यक कार्य है, करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें कि क्या होता है कि आवश्यक या कर्तव्य जो होता है उससे बोध होता है, आवश्यकता की बोध होती है, उसे हम लोग आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। मतलब जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चय बोधक। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, निश्चित बोल उठा, बीच में ही बोल उठा, निश्चितता का बोध हो रहा है। उसने कहा मैं बार बैठूंगा, उसने क्या कहा? मैं मार बैठूंगा। इसका मतलब वो निश्चित बोध किया। वह गिर पड़ा, मतलब अनिश्चितता इसमें नहीं है, वह गिर पड़ा, निश्चित है बोध। मतलब कि जो काम क्या हुआ? निश्चित हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या? इच्छा बोधक। सब देखिए जितना भी पार्ट है संयुक्त क्रिया का, सब उसके नाम से जुड़ा हुआ परिभाषा और उसी से जुड़ा हुआ उसका उदाहरण होगा। ठीक है, इच्छा बोधक, देखिए नाम से स्पष्ट आपका हो रहा है इच्छा, नहीं, इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। वह घर आना चाहता है, उसकी इच्छा घर आने की है, वह घर आना चाहता है। मैं खाना चाहता हूं, मैंने इच्छा प्रकट किया कि मैं खाना चाहता हूं, मतलब इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है, उसे हम लोग इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला है अभ्यास बोधक संयुक्त। अभ्यास बोधक, यहां पर अभ्यास की चर्चा हो रही है, नहीं, तो इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, लिखते रहते हो, मतलब तुम अभ्यास करते रहते हो। मैं खेला करता हूं, मतलब हमेशा खेला करता हूं। अभ्यास, वो अभ्यास हुआ जो कि आप लगातार करते रहते हैं, वो अभ्यास हुआ। अगला देखते हैं शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक, नाम से फिर स्पष्ट है आपका, शक्ति बोधक, नहीं, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूं, मुझे चलने की मुझ में शक्ति है, मैं चल सकता हूं। वह बोल सकता है, उसमें बोलने की क्षमता है, वह बोल सकता है, मतलब शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया हुआ ये। और लास्ट में देखते हैं हम लोग संयुक्त क्रिया का जो अंतिम भाग 11वां है, वो क्या है? प्रयुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रिया का संयोग होता है, तब उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, नहीं, वह यहां प्रायः आया जाया करता है, तो इसका देखते हैं ये समानार्थिक शब्द है, आया जाया करता है, पढ़ा लिखा करता है। तो इस प्रकार के शब्द जब कहीं भी प्रयुक्त होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ये 11 जो हुए पार्ट हुए संयुक्त क्रिया के हुए। ठीक है, अब इसमें सामान्य क्रिया हम लोग पढ़ लिए, संयुक्त क्रिया पढ़ लिए, संयुक्त क्रिया के 11 पार्ट्स को पढ़ लिए। अब आता है आपका नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया क्या हुआ? देखिए, नाम किसका कार्य है? यहां नाम का मतलब क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो क्रिया को छोड़कर, जैसे कि हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो धातु बनते हैं उसे हम लोग नाम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ? हाथ से बना गया हथियाना, नहीं, तो आप से बन गया अपनाना। तो इस प्रकार का क्रिया जो बनता है, चाहे वो सर्वनाम से जुड़ने से बने, चाहे संज्ञा के जुड़ने से बने, चाहे विशेषण के जुड़ने से बने, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे कि यहां पे एक वाक्य है आपका, लुटेरों ने जमीन हथिया ली।
दूसरा है हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो इस दोनों वाक्य में हम क्या देख रहे हैं, एक में आपका है कि हथियाना मतलब हथिया लिया, और दूसरा क्या है इसमें अपनाना मतलब अपना लिया। तो हाथ संज्ञा है, हाथ से क्या बना, हथियाना बन गया। और अपना, अपना क्या हो गया, ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम से क्या बन गया, अपनाना बन गया। इसलिए ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया हो गया। ठीक है। इसके बाद इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण का अनुकरणवाची शब्द से बनता है वे ही कहलाते हैं नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। तो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से निर्मित कुछ शब्द कैसे हैं, जैसे अपना से अपनाना, गरम से गरमाना। ठीक है। तो साठ से सठियाना, तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हुआ, तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य कार्य से करवाता है। मतलब क्या हुआ कि जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है या फिर उसे वो करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या हुआ, मैंने पत्र लिखवाया, मतलब मैंने पत्र नहीं लिखा, मैंने पत्र लिखवाया। उसने खाना खिलवाया, नहीं, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। तो इस सब वाक्यों में क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है या फिर किसी दूसरे से काम करवाने की इच्छा प्रकट कर रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ गए। जैसे कि मैंने पत्र लिखवाया, मैंने पत्र लिखा नहीं, किसी को लिखने के लिए प्रेरित किया या फिर किसी को लिखने के लिए कहा, उसे हम लोग कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। तो यहां इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं ना कि मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। ठीक है। इस वाक्य को हम लोग लेते हैं, इसी को हम लोग क्लियर करके पढ़ते हैं, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। तो इस वाक्य में मालिक क्या कर रहा है कि कर्ता का कार्य का काम कर रहा है और नौकर को प्रेरित कर रहा है कि तुम साफ करो, कार को साफ करो। अतः उपयुक्त वाक्य में करवाता प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या हुआ, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया जो हुई वो क्या कहलाया, पूर्वकालिक क्रिया कहलाया। नहीं, तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की प्रवृत्ति होता है, मतलब शुरू होता है, तब पहला क्रिया जो हुआ वो क्या कहलाया, पूर्वकालिक क्रिया कहलाया। जैसे पुजारी ने कहा, पूजा की, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया। तो दोनों वाक्यों में पूजा की तथा फोन किया मुख्य क्रिया है। और इससे पहले नहाकर, नहीं, पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो नहाकर पहले एक क्रिया हो गया। नहीं, और दूसरा देखते हैं राखी ने घर पहुंचकर, ये पहले घटित हो चुका है, तो पहुंचने के बाद ना फोन किया, तो फोन किया, पूजा की, उसके पहले नहाना और पहुंचना हो गया। तो ये पहला जो क्रिया हुआ इसे हम लोग क्या कहे, पूर्वकालिक क्रिया कहे। ठीक है। और यह क्या है कि पहले हुआ, मतलब कि शाब्दिक अर्थ है कि पहले समय में जो क्रिया संपन्न हुई वो क्रिया क्या कहलाया, पूर्वकालिक क्रिया कहलाया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि क्रिया का जो ये रचना के आधार पर था इसे 5 भागों में बांटा गया। अब एक बार फिर हम स्पष्ट कर देते हैं कि क्रिया को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं और 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक कर्म के आधार पर क्रिया को हम लोग विभाजित करते हैं, दूसरा रचना के आधार पर इसे हम लोग विभाजित करते हैं। तो कर्म के आधार पर जब करते हैं तो 2 प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया को हम लोग फिर 2 भागों में बांटते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और रचना के आधार पर क्रिया को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जो प्रयुक्त होने वाला क्रिया का जो चीज है
समझे कि नहीं? तो सबसे अधिक जो हम लोग क्रिया को प्रयुक्त करते हैं वो कौन है? संयुक्त क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया को जो हम लोग अधिक यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बृहत तौर पर पढ़ते हैं, और इसीलिए इसके 11 भागों को इसको हम लोग बांट कर पढ़े, जिसको आप लोग देखिए अभी: आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, साक्षी बोधक और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो इस प्रकार नाम पर ही स्पष्ट है, नाम से ही सभी का डिफिनेशन, परिभाषा है, और उसी के आधार पर उसका उदाहरण है। इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिए और इजी वे में समझिए। याद करने से ये नहीं होगा, समझने की चीज है, समझिएगा तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।